आज हम सबसे मजबूत फर्टिलाइजर कंपनी एफएफसी की कारकर्दगी का एक मुकम्मल पोस्टमार्टम करने वाले हैं। उस वक्त एफएफसी का शेयर प्राइस तकरीबन 100 रुपीस के आसपास ट्रेड कर रहा था। कंपनी की डिविडेंड पे आउट रेशियो, कंपनी ने अपने मुनाफे का 84% हिस्सा डायरेक्टली इन्वेस्टर्स में तकसीम कर दिया। दरअसल इस साल सुपर टैक्स इंपोज हुआ और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 29.6 बिलियन रुपीस रिकॉर्ड हुआ और डिविडेंड भी बढ़कर 15.49 रुपीस हो गया और शेयर प्राइस का 113 रुपीस तक बढ़ना। एफएफबीएल का इंजमाम और डिविडेंड सीधा 34.86 रुपीस तक पहुंच गया। मल्टीपल अपर सर्किट्स लगे। लेकिन ठहरिए, यहाँ एक बहुत अहम ट्विस्ट है। 2025 मुकम्मल मर्जर के बाद आने वाला रिकॉर्ड तोड़ उरूज। 432 बिलियन रुपए का ऑल टाइम हाई टर्नओवर हिट और डिविडेंड 37 रुपए। 591 रुपए की शेयर प्राइस पर भी ये स्टॉक एक बेहतरीन डिविडेंड यील्ड दे रहा था। अस्सलाम वालेकुम और इस खास मालियाती तज्जिये में आप सबका खुश आमदीद। आज हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की एक सबसे मजबूत फर्टिलाइजर कंपनी यानी फौजी फर्टिलाइजर कंपनी एफएफसी की कारकर्दगी का एक मुकम्मल पोस्टमार्टम करने वाले हैं। ये कोई आम सा ओवरव्यू नहीं है, हम बिल्कुल वाज़े अंदाज में डिकोड करेंगे कि किस तरह एफएफसी ने 2021 के एक स्टेबल बेसलाइन से अपना सफ़र शुरू किया, मुश्किल माशी तूफानों का सामना किया और फिर 2025 में रिकॉर्ड ब्रेकिंग बुलंदियों को छू लिया। तो चलिए इस जबरदस्त मालियाती सफर का आगाज करते हैं। हमारा आज का रोड मैप बड़ा क्लियर है। पहले हम 2021 की बुनियाद देखेंगे, फिर 2022 के माशी चैलेंजेस पर बात करेंगे, उसके बाद आएगी 2023 की बहाली, 2024 का वो गेम चेंजिंग एफएफबीएल मर्जर, 2025 के रिकॉर्ड नताइज और आखिर में एक क्विक 5 साला समरी। तो शुरुआत करते हैं हिस्सा पहला से। 2021 जो कि एक वाज़े बुनियाद और मुस्तहकम डिविडेंड्स का साल था। अगर हम 2021 की बात करें तो एफएफसी का नेट टर्नओवर 108 बिलियन रुपीस था और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो 21.8 बिलियन रुपीस रिकॉर्ड किया गया। अब आप खुद सोचिए, ये एक शानदार 20% का नेट प्रॉफिट मार्जिन वाजे करता है और इसके पीछे उनके सॉलिड ऑपरेटिंग प्रॉफिट का बड़ा हाथ था। उस वक्त एफएफसी का शेयर प्राइस तकरीबन 100 रुपीस के आसपास ट्रेड कर रहा था और इनकी मार्केट कैप 127 बिलियन रुपीस थी। बुनियाद वाकई निहायत मजबूत थी, लेकिन मार्केट को शायद अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। अच्छा, यहाँ एक बड़ी दिलचस्प हकीकत देखें। कंपनी की डिविडेंड पे आउट रेशियो, कंपनी ने अपने मुनाफे का 84% हिस्सा डायरेक्टली इन्वेस्टर्स में तकसीम कर दिया, यानी 17 रुपये 21 पैसे के ईपीएस पर 14 रुपये 50 पैसे पर शेयर का डिविडेंड दिया गया। सिर्फ 100 रुपये की शेयर प्राइस पर यह तकरीबन 14.5% की जबरदस्त डिविडेंड यील्ड बनती है। तकरीबन 5.8 के पीई रेशियो पर ट्रेड करता हो यह स्टॉक उस वक्त लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही सेफ और पुरकशिश सरमायाकारी बन चुका था। अब आते हैं हिस्सा दूसरा पर। 2022 माशी चैलेंजेस और बैरूनी दबाव का साल। देखें, हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। 2022 में दाखिल होते ही माशी माहौल तब्दील हो गया। टर्नओवर तो ऑलमोस्ट फ्लैट रहा, यानी 109 बिलियन रुपीस, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स थोड़ा गिरकर 20 बिलियन रुपीस पर आ गया। इससे नेट प्रॉफिट मार्जिन श्रिंक होकर 18.3% रह गया। नतीजतन ईपीएस भी 15.76 रुपीस पर आ गया और डिविडेंड रिड्यूस होकर 12.13 रुपीस रह गया। पूरा मालियाती माहौल वाज़े तौर पर दबाव का शिकार था। तो आखिर अचानक ये डिप आया क्यों? दरअसल इस साल सुपर टैक्स इंपोज हुआ, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए, रुपए की कदर में कमी आई और मुल्क में आने वाले सैलाब की वजह से फर्टिलाइजर की डिमांड काफ़ी मुतासिर हुई। ऊपर से प्लांट टर्न अराउंड की वजह से इनका थर्ड क्वार्टर सबसे कमज़ोर रहा। लेकिन सच कहूं तो इन तमाम हैरानकुन चैलेंजेस के बावजूद एफएफसी ने लचक दिखाई और 39% का सॉलिड रिटर्न ऑन इक्विटी मेंटेन किया, जो कि काबिल तारीफ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हिस्सा तीसरा पर। 2023 एक जबरदस्त बहाली का मरहला। इस साल रिकवरी की रफ्तार वाकई शानदार थी। टर्नओवर सीधा जंप करके 159 बिलियन रुपीस तक पहुंच गया और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 29.6 बिलियन रुपीस रिकॉर्ड हुआ। इस बेहतरीन कारकर्दगी के नतीजे में ईपीएस वापस रिकवर होकर 23.32 रुपीस पर आया और डिविडेंड भी बढ़कर 15.49 रुपीस हो गया। कंपनी वापस अपने ट्रैक पर तेजी से दौड़ रही थी। अगर हम दोनों पहलुओं को देखें तो मुस्बत चीज़ें बहुत वाज़े थीं, जैसे सेकेंड क्वार्टर में ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का तकरीबन 47% तक जाना और शेयर प्राइस का 113 रुपीस तक बढ़ना। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमती पॉलिसीज़ का दबाव भी मौजूद था। गैस और बिजली की कीमतों में लगातार इजाफा और रेट्रोस्पेक्टिव सुपर टैक्स ने कंपनी के मार्जिन्स पर प्रेशर बनाए रखा। मगर खैर, इन चैलेंजेस के बावजूद मार्केट अब तक समझ चुकी थी कि कोई बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। और वो तब्दीली यहां थी। हिस्सा चौथा,
2024 FFBL का इंजमाम, जो एक बिल्कुल गेम चेंजिंग मर्जर साबित हुआ। ये टर्निंग पॉइंट इस एक अजीम फिगर से ही जाहिर हो जाता है। 373 बिलियन रुपीस। मर्जर के बाद टर्नओवर लिटरली आसमान से बातें करने लगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ने तो सबको हैरान ही कर दिया, जो डबल से भी ज्यादा बढ़कर एक ही साल में 64 बिलियन रुपीस को क्रॉस कर गया। ये कोई आम नॉर्मल ग्रोथ नहीं थी, ये मार्केट में एक मैसिव एक्सप्लोजन था। जैसे ही ये धमाकेदार खबर आई, मार्केट में इस स्टॉक को एग्रेसिवली जमा किया जाने लगा। नताइज आपके सामने हैं। ईपीएस शूट करके 45.49 रुपीस तक गया और डिविडेंड सीधा 34.86 रुपीस तक पहुंच गया। शेयर प्राइस ने तो 366 रुपीस को टच कर लिया और मार्केट कैप 521 बिलियन रुपीस क्रॉस कर गई। मल्टीपल अपर सर्किट्स लगे और अकेले चौथे क्वार्टर का 150 बिलियन का टर्नओवर इस बात की गवाही दे रहा था कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस आसमान पर है। लेकिन ठहरिए, यहाँ एक बहुत अहम ट्विस्ट है जिसे समझना जरूरी है। इस रिकॉर्ड रेवेन्यू के बावजूद ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स एक्चुअली कंप्रेस हुए थे। देखें, 2023 में जो जीपी मार्जिन 40% था, वो 2024 में 34% पर आ गया। इसकी सबसे बड़ी वजह मर्जर की लॉजिस्टिक्स, इंटीग्रेशन के एक्सपेंसेस और पोर्ट कॉस्टम प्लांट की हाई प्रोडक्शन कॉस्ट थी। मतलब ये कि टॉप लाइन सेल्स तो बढ़ रही थी, लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी उसी तेजी से ऊपर जा रही थी। अब आते हैं हिस्सा 5वां पर, 2025 मुकम्मल मर्जर के बाद आने वाला रिकॉर्ड तोड़ उरूज। 2025 में एफएफसी ने 432 बिलियन रुपए का ऑल टाइम हाई टर्नओवर हिट किया और इसके साथ ही इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 73.5 बिलियन रुपीस की रिकॉर्ड बुलंदी पर जा पहुंचा। ये सिर्फ टॉप लाइन की ग्रोथ नहीं थी, बल्कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी अपनी तारीखी सतह पर थे। यह असल में उन तमाम हिकमत अमलियों का जबरदस्त नतीजा था जो पिछले 4 सालों से तरतीब दी जा रही थीं। 2025 के माइलस्टोन्स किसी भी एनालिस्ट को हैरान करने के लिए काफी हैं। जस्ट लुक एट दीज नंबर्स। ईपीएस 51.69 रुपीस और डिविडेंड 37 रुपए। और हाँ, 591 रुपए की शेयर प्राइस पर भी यह स्टॉक एक बेहतरीन डिविडेंड यील्ड दे रहा था और इसका पीई रेशो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को मजबूती से जाहिर कर रहा था। मार्केट कैप तकरीबन 841 बिलियन रुपीस तक पहुंच चुकी थी। कंपनी ने 2903 केटी की ऑल टाइम हाई यूरिया प्रोडक्शन अचीव की और साथ ही कौमी खजाने में 111 बिलियन रुपीस का बड़ा कंट्रीब्यूशन भी दिया। खैर, एक अच्छा मालियाती तज्जिया खतरात पर बात किए बिना हमेशा अधूरा रहता है। 2025 में रॉ मटेरियल यानी खाम माल की कॉस्ट्स लगातार बढ़ रही हैं। डीएपी और यूरिया ग्रैन्युलर की प्राइसिंग पर मौजूदा दबाव की वजह से अब ईबीटी मार्जिन्स में कंप्रेशन देखी जा रही है। ये बिल्कुल वो अनासिर हैं जिन पर मार्केट और एनालिस्ट्स बहुत गहरी नजर रखे हुए हैं। आखिर में हिस्सा 6। चलिए इस पूरे 5 साला सफर को एक मैट्रिक्स की शक्ल में समराइज करते हैं। इस पूरे 5 साला सफर का निचोड़ सच में हैरानकुन है। सोचिए, टर्नओवर 2021 के 108 बिलियन से बढ़कर 2025 में 432 बिलियन तक पहुंचा, यानी एग्जैक्टली तकरीबन 4 गुना इजाफा। ईपीएस 17 रुपीस से सीधा जंप करके 51 रुपीस पर आ गया। ये मैट्रिक्स बिल्कुल वाजे करता है कि तमाम एक्सटर्नल चैलेंजेस और टैक्सेस के बावजूद एफएफसी ने अपने डिविडेंड इन्वेस्टर्स को लाजवाब और मुसलसल रिटर्न्स दिए हैं और इस मर्जर ने कंपनी की मालियाती ताकत को बिल्कुल बदल कर रख दिया है। मुख्तसर ये कि एफएफसी ने अपना लोहा तो मनवा लिया है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है, इस तारीखी उरूज के बाद अब आगे क्या? मुस्तकबिल की अजीम ग्रोथ अब किन अवामिल पर मुनहसर है? हुकूमत की आने वाली गैस प्राइसिंग पॉलिसीज़ क्या रुख इख्तियार करेंगी? और क्या मर्जर इंटीग्रेशन की कारकर्दगी इस सतह के प्रॉफिट्स को आगे भी मेंटेन रख पाएगी? सोचने की बात है। आज के तरजीह में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा।